हेलो, माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4। और जो ये मार्किंग, अगर एग्जाम में जो इसकी मार्किंग होती है वो मार्क भी है जो कितने मार्क वेरी करता है, 4 नंबर का आता है। मोस्टली इससे क्या न्यूमेरिकल बनते हैं और 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग एवं स्टोइकियोमेट्रिक संबंध है, वेग नियम है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, इसमें अणुसंकता है, अभिक्रिया की कोटि है, उसके बाद संघटक सिद्धांत है, आर्नीय समीकरण एवं सक्रिय एवं संक्रमण अवस्था। ये टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। बात करें कि सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। देखिए, रासायनिक बलगति क्या है कि दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक तो रासायनिक प्लस में बलगतिकी। रासायनिक का जो मतलब है वो एक रासायनिक अभिक्रिया से मतलब है, लेकिन जो बलगतिकी का मतलब यहाँ पे वर्ड आ रहा है गति की, मतलब गति की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, वो स्पीड की बात कर रहा है। मतलब बात की किसी रासायनिक अभिक्रिया की, मतलब इसमें जो चैप्टर में हम पढ़ते हैं कोई भी अभिक्रिया कितनी स्पीड से होती है, कितने टाइम में होती है, उस अभिक्रिया को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी में। मेनली इस चीज में अगर बात करें कौन सी गति की बात कर रहा है, इसमें जो सबसे पहली हेडिंग आती है, एक चीज बात करें रासायनिक बलगतिकी में होता क्या क्या है, इसकी एक सामान्य परिभाषा जो लिखे। देखिए, रासायनिक बलगतिकी की जो परिभाषा लिखे इसके लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग कोमा अभिक्रिया क्रियाविधि, बताते हैं भी होती क्या है, अभिक्रिया क्रियाविधि एवं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। वह रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। देखिए, मोस्टली इसमें 3 वर्ड आए, एक तो अभिक्रिया का वेग, दूसरा अभिक्रिया क्रियाविधि, तीसरी अगर बात करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। भाई मेनली अगर बात करें कोई भी रिएक्शन है, माना ए से ओ बी में जा रही है, हमारा जो रिएक्शन की साइड वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, अभिकारक। और जो रिएक्शन की उस साइड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है भाई, हमारा उत्पाद। क्लियर। भाई कोई भी अभिक्रिया अगर बात करें, कोई भी एक स्टेप से अगर दूसरे स्टेप में जा रही है तो कुछ टाइम भी लेगी, कितने टाइम में हो रही है और कौन कौन सी चीजें अगर बात है, जैसे कि आप सिंपल ले रहे हो, घर पे अगर बात करें, माना अभिकारक आपका ए जो है वो क्या आपका मिल्क है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपका कौन सी चीज है भाई, कर्ड। जैसे बात करें दही, अब दूध से दही बनता है, कुछ टाइम लेता है, कितनी स्पीड से बनता है। अगर स्पीड से अगर बात है, कभी कभी हम दूध को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उस चीज में इससे बनने में टाइमिंग बदल जाता है। अभी मतलब बात है कि इस चीज से ये चीज बन रही है, अभिक्रिया हो रही है, इसको बदलने में कुछ कारक ऐसे भी हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि तापमान हो गया, सिंपली बात करें, अगर बात इसकी सांद्रता, अगर मिल्क की सांद्रता जो बात करें, दूध की सांद्रता भी इस चीज को इफेक्ट करती है, तो वो आती है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित वाले कारक। जैसे कि तापमान क्या हो गया, कारक, वो भी इन सारी चीजों को किसमें पढ़ते हैं, रासायनिक बलगतिकी की। बात करें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है वो पढ़ेंगे एक स्टेप में। अगर बात करें सबसे पहले अभिक्रिया क्रियाविधि, क्रियाविधि क्या होती है, कोई भी अभिक्रिया या तो एक पद में संपन्न हुई हो, भाई सीधी सिंपल इस चीज से उसमें चली गई हो, लेकिन जब बात कर रहा है क्रियाविधि, कोई भी माना कि सबसे पहले किसमें गई हो, बी से गई हो, सी में, सी से गई हो किसमें, प्रोडक्ट में, जो एक से अधिक पदों में संपन्न जाकर उत्पाद कराते हैं, तो जो सारा कंप्लीट स्टेप जो होते हैं उसको किसमें पढ़ते हैं, अभिक्रिया क्रियाविधि में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से स्टेप से कौन सी रिएक्शन जाती है, लास्ट में जो आपका बचता है अभिक्रिया का फेज, चीज हम पढ़ने वाले होता है क्या, देखना एक बार, देखना एक बार इसे पढ़ते हैं। जो रासायनिक बलगतिकी में 3 ही चीज पढ़ने वाले, अभिक्रिया का वेग, अगर उसकी रासायनिक क्रियाविधि, तीसरी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले अगर हेडिंग, अगर फर्स्ट जो हेडिंग आपकी चैप्टर में आती है वो आती है अभिक्रिया का वेग। देखिए होता क्या है, समझते हैं इसे। अभिक्रिया का वेग,
क्लियर है? या अभिक्रिया की दर भी इसे बोलते हैं, वेग या अभिक्रिया की दर, आपको दोनों वर्ड ही देखने को मिलेंगे। होती क्या देखना, अगर कोई भी आप एक सिंपल ले रहे हो, आपने किसी चीज का, अगर हम फिजिक्स में अगर बात करें नॉर्मली, आपने वेग का क्या नियम होता है, वेग का अगर सिंपली फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ये होता है आपने पढ़ा होगा पहले भी, वेग का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। अगर बात करें, अगर सिंपली ये कोई होता है जो फिजिकल चीज आपकी भौतिक चीज है उनके लिए, लेकिन जब बात करें किसी अभिक्रिया के लिए, तो सिर्फ यहां अभिक्रिया के लिए, क्योंकि अभिक्रिया की जो मात्रा होती है वो सारी की सारी जो यूनिट होती है किसमें नापते हैं भाई, सांद्रता में नापते हैं। लेकिन जो फिजिकल चीज है उनको किसमें, डिस्टेंस में नापते हैं, दूरी। जैसे कि आप कोई भी चीज मान लो, आप सिंपल कोई आपकी बाइक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, माना यहां से और यहां के बीच की जो दूरी है, यहां से वो 0 किलोमीटर से चली है और यहां पे माना पहुंच गई वो 10 किलोमीटर। जब शुरुआत से कोई चीज चलती है उसका टाइम लगाते हैं, 0 मिनट लगाया आपने जैसे, और यहां जाके दूसरे टाइम माना कि यहाँ पे कितने मिनट में पहुंच गई, जैसे 5 मिनट में। भाई अब यहां से अगर जो दूरी आपने इसको मान लिया, डिस्टेंस जो थी उसको मान लिया D1, ये आपने जिस डिस्टेंस पे पहुंची वो क्या मान लिया, D2 मान लिया। ये आपने टाइम जो 0 मिनट था उसको क्या मान लिया, T1, जिस टाइम पे दूसरे पे गई है T2। अब बात है वेग क्या होगा इसका, सिंपल इसका जो वेग हम डिनोट करें, भाई इसका इस चीज को ए बाइक थी वो बी पोजीशन पर, ए पोजीशन से बी पे पहुंची है, भाई उस चीज की जो बाइक थी उसका वेग कितना था। तो सबसे पहले उसका वेग हम बात करें, वेग को कैसे निकालेंगे, भाई डिस्टेंस है तो चेंज इन डिस्टेंस, यहां से जाने में कितना चेंज, चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल से। कितने डिस्टेंस में चेंज हुआ, प्लस में समय कितना लगा, समय में भी परिवर्तन देखेंगे भाई कितना हुआ है, उसे कैसे डिनोट करेंगे, डेल टी। अब डेल डी, अगर इसका मतलब क्या होता है D2 माइनस D1, और डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। क्लियर? जो भाई दूरी में जो परिवर्तन हुआ है अपोन में, अगर उसी की क्या ले रहे हैं, समय में जो परिवर्तन हुआ वही उसी का क्या है, वेग। लेकिन अगर बात करूं, ये एक माना कि एक अभिक्रिया है भाई, अगर बात है आपने स्पीड, अगर जैसे क्या कहोगे आप, सिंपल इस चीज को क्या बोलते हैं भाई, 10 किलोमीटर अगर मान लिया आपने, चलो 0 से इस चीज को हम T2 को मान रहे हैं 1 आवर, यहां से यहां जाने में 1 घंटा लगा, तो आप इसकी स्पीड क्या कहोगे, क्योंकि हम इसको वेग को क्या बोलते हैं, स्पीड, क्योंकि आपने बाइक में स्पीड क्या बोलोगे, 10 किलोमीटर पर आवर। भाई डी आपका जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी तय की, वो 10 किलोमीटर। टाइम में चेंज कितना, 0 था, मतलब 1 में से गए कितना बचेगा, पर आवर, क्योंकि ये दूरी हम किस में ले रहे हैं, किलोमीटर में, ये किस में, तो हम स्पीड क्या बताएंगे कि उस बाइक की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब बात करें रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्शन में किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं होता, किसकी बात हो रही होती है, कभी कारक की और एक उत्पाद की, दोनों चीजें एक ही पात्र में कराई जाती है, इसलिए दूरी का कोई काम नहीं होता। इसलिए बात करते हैं, जब अभिक्रिया की बात होती है तो यहां दूरी की जगह आ जाती है आपकी, बात करते हैं हम सांद्रता की। देखिए अब A से B में जाने पर, मतलब अभिक्रिया जो उत्पाद में जा रही है तो उसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन और कितने समय में परिवर्तन, वही उस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, सिर्फ दूरी की जगह हम क्या लिख देंगे भाई, A से B तक जाने में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में कितना समय लगा, वही अभिक्रिया का क्या हो गया, वेग हो गया। सिंपल एक बार समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया का वेग ही समझने की अगर बात करें सिंपली, दोबारा से एक बार देखना भाई, अभिक्रिया का वेग हम सिंपल ले रहे हैं कि कोई ए बाइक आपके ए पोजीशन मान लिया आपने, स्थिति मान ली, वो बी स्थिति पर गई, ए जगह से बी जगह पे गई। भाई यहां पे अगर बात करें, आपने शुरू में यहाँ पे जो दूरी है, यहाँ पे D1 आपने दूरी, क्योंकि वेग का जो आपका नियम फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, दूरी बटे समय, ये होता है। अब दूरी को कैसे करते हैं, दूरी में कितना अंतर, पहले अपना डिस्टेंस को मेजर करते हैं। आपने डिस्टेंस यहाँ पे जो ली वो ली 0 किलोमीटर, बी पोजीशन ए से बी पर, ये आपने मान ली डिस्टेंस, D2 पोजीशन जो मानी यहाँ पहुंच गया भाई, वो 10 किलोमीटर पहुंच गया। अब यहाँ कुछ टाइम भी है, शुरुआत का जब टाइम हमेशा T1 कितना रखते हैं, 0, भाई धीरे धीरे यहाँ 10 किलोमीटर हो गया, मानना उसको कितना टाइम लग गया, 1 घंटा। अब आप किसी को बताओगे भाई ए बाइक बी पोजीशन पर पहुंची है, किस स्पीड से पहुंची है, मतलब किस वेग से पहुंची है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कितनी दूरी तय की है। अब दूरी की बात है, दूरी में चेक करेंगे परिवर्तन कितना हुआ है। जैसे बात करें वेग का, ये फॉर्मूला है भाई, डिस्टेंस आपने दूरी डी से डिनोट किया, तो आप क्या लिख सकते हो, डेल डी अपॉन टाइम में कितना परिवर्तन हुआ उसे क्या लिखोगे, क्योंकि जो डेल चीज आती है, पहले भी बताया किस चीज के लिए डिनोट किया जाता है, कि परिवर्तन को समझाता है। भाई डी यहाँ पे सिर्फ दूरी है, लेकिन सामने जब डेल लगाते हो तो इसका मतलब दूरी में कितना परिवर्तन, टी यहाँ पे ओनली समय है, लेकिन यहाँ डेल लगाया तो इसका मतलब क्या है कि समय में कितना परिवर्तन हुआ है। क्लियर है?
इसके लिए बात करें तो दूरी में कितना परिवर्तन, d2 माइनस t1 कितना आएगा भाई 10 किलोमीटर। उसके बाद t2 माइनस t1 भाई एक में से एक जीरो गया कितना भाई 1 हावर। भाई यहाँ पे 0 आवर्स डिनोट किया, यहाँ पे 1 हावर डिनोट किया। आप स्पीड कितनी बताओगे, अब बाइक की आपकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर हावर, यही बताते हो आप हमेशा। अब सिंपली मैं बात करूं, ये तो किसी बाइक के लिए होगा फिजिकल चीज के, लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बात करूं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एक तो अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। आपने अभिकारक जो लिया है, अभिकारक लिया जैसे मिल्क दूध जिसे हम बात करें, और ये लिया आपने दही लिया है कर्ड जिसे कहते हैं, जबकि दोनों एक ही कंटेनर में होते हैं। जब अगर आपने दूध लिया है उसके बाद अभिक्रिया के बाद उत्पाद में बदलता दही में, लेकिन होता एक ही पात्र में, दूरी का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि दूध की सांद्रता में परिवर्तन होकर वो किसमें बदल जाता है, दही में। तो यहां पे हम दूरी को छोड़ के ओनली, अगर वेग में दूरी को छोड़ के उसके बजाय किसकी बात करेंगे, सांद्रता। क्लियर है भाई, दूरी को छोड़ के हम किसकी बात करेंगे, सांद्रता। अभी दूरी में परिवर्तन लिया था ऊपर, नीचे समय में परिवर्तन। तो अब सिर्फ इतनी सी चीजें, दूरी की बजाय हम क्या लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, वही अभिक्रिया का क्या होगा, वेग होगा। क्लियर। पहली लाइन अगर बात करें, इसको एक परिभाषित रूप से भी अगर एज ए लैंग्वेज में इसे यूज करें, देखना इसकी एक अभिक्रिया की अगर बात है कौन सी परिभाषा होगी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। भाई सिंपली किसी अभिक्रिया के अगर बात है, हमने अभी लिखा था अभिक्रिया का जो वेग लिख रहे थे, अभिक्रिया वेग जो लिख रहे थे इज इक्वल टू सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ था, सांद्रता में कितना परिवर्तन, ओवरऑल परिवर्तन में लगा समय, यही चीज ढूंढ भाई, अभिक्रिया का वेग कितना होगा, सांद्रता में कितना परिवर्तन और कितने समय में होगा, वही क्या होगा, अभिक्रिया का। ये उसकी क्या हुई, लैंग्वेज होगी। अब सिंपली अभिक्रिया के वेग में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई टॉपिक है इस चीज को, अगर बात है, वीडियो को आप रिवर्स करके भी इसको फिर से एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि 2 बार समझाया जा चुका है। इसके बाद जो चलता है आपका अभिक्रिया के वेग, अगर अभिक्रिया की दर की बात करें, इसके लिए अभिक्रिया के वेग में भी हम इसको 3 टाइप से पढ़ते हैं। आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है देखना इसे भी, एक तो आपका सबसे पहले चलता है आपका प्रारंभिक वेग, उसके बाद एक आता है आपका औसत वेग। मैं अगर बात करें या अभिक्रिया के वेग के लिए पहले ग्राफ और बनाते हैं, जो अभी पिछली हेडिंग भी, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अगर बात करें अभिक्रिया के वेग की अगर बात करें तो उसमें ग्राफ की बात करूं, इधर मैं इस ग्राफ में ले रहा हूं सांद्रता और इधर ले रहा हूं समय। अगर एक सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ में क्या अंतर आता है वो एक चीज देखना है। जैसे मैंने सिंपली लिया, कोई अभिक्रिया ले ली, ए से जा रही हूं बी में जा रही हूं, यह आपका अभिकारक है और यह आपका क्या भाई, उत्पाद। क्लियर है चीज भाई, ये अभिकारक की उत्पाद। जैसे हमको एग्जांपल भी ले लेते हैं, आपने ले लिया जैसे मिल्क ले लिया और ये आपने दही लिया, क्योंकि दूध किसमें कन्वर्ट हो जाता भाई, नहीं। अब धीरे धीरे हमने देखते हैं, अगर किसी समय पर ये हमारे लिए अभी क्या है, अभिकारक, लेकिन जो दही बना है वो हमारे लिए क्या है, उत्पाद। तो धीरे धीरे टाइम हमें पता है कि ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाती है। मतलब धीरे धीरे अगर टाइम के साथ इसकी तो सांद्रता दूध की घटती है, लेकिन टाइम के साथ किसकी सांद्रता बढ़ती है, दही की। दूध की सांद्रता समय के साथ गिर रही है, लेकिन दही की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे अभिकारक खत्म हो जाता है और कंप्लीट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दही में। तो हमारे लिए दूध यहाँ पे क्या, अभिकारक। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता तो क्या होती है भाई, गिरती है, लेकिन उत्पाद की उसी समय के साथ सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ गिरती है, लेकिन जिस पॉइंट पर अभिक्रिया की कुछ तो सांद्रता होगी, उस वक्त पर उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, जब भाई दूध अभिक्रिया स्टार्ट होना शुरू हुई है तो उस टाइम पर, मतलब टी इक्वल टू जब अभिक्रिया शुरू होती है टाइम क्या मानते हैं, 0 टाइम पर, उस पर ये क्या होता है, 0 बना ही नहीं है। मतलब यहाँ पे ओरिजिन की अगर बात करें, यहाँ पे समय कितना, 0। उत्पाद की सांद्रता उस वक्त कुछ होती नहीं है, जब कुछ ना कुछ अभिकारक की सांद्रता होती है उस वक्त उत्पाद वाले अगर रेशियो की, क्योंकि ग्राफ किसके लिए, उत्पाद की सांद्रता, क्योंकि जो समय के साथ बढ़ती है। और ये वाला ग्राफ किसके लिए, अभिकारक की
सांद्रता। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? अगर बात करें यहाँ पे जो ये अभिकारक की सांद्रता का कुछ मान होता है t इक्वल टू 0 समय पर, यहाँ पर समय क्या भाई 0, उस वक्त उत्पाद की सांद्रता कुछ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे देखो इस उत्पाद की अगर बात, सॉरी अभिकारक की सांद्रता गिर रही है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। ये ग्राफ समझ में आया भाई? ये अभिक्रिया के वेग के लिए ग्राफ है और सांद्रता किसके बीच में, समय के बीच में। तो ये ग्राफ भी आ जाता, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अभिक्रिया के वेग के प्रभाव प्रकार पढ़ते हैं। प्रारंभिक वेग पूछा जाता है, औसत वेग आता है, आपका तात्क्षणिक वेग आता है। 3 टाइप के आपके चलते हैं सिलेबस में, जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी ग्राफ से ही हम तीनों को समझेंगे। होता कुछ नहीं, वही चीज है, कुछ नहीं, बस एक पॉइंट का फर्क है दोनों चीजों में। देखना, एक आपका चलता है प्रारंभिक वेग। अगर अभिक्रिया के वेग की बात करूं, अभिक्रिया के वेग आपके एक तो प्रारंभिक वेग, एक आपका जो चलता है औसत वेग, और तीसरा आपका है तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग भी बोलते हैं। क्लियर? 3 टाइप के वेग पढ़ते हैं। प्रारंभिक वेग क्या होता है, सिंपली इसी ग्राफ से पढ़ते हैं। वही तीनों एक ही ग्राफ से बात करें, यहां पे वही सांद्रता ले रहे थे और ये क्या ले रहे थे, समय। अगर बात है आपने सांद्रता ले ली, अभिकारक की सांद्रता ले लीजिए। अभिकारक की सांद्रता जो कि समय के साथ बढ़ती है घटती है, हमें पता है अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, उत्पाद की बढ़ती है। ग्राफ कैसा आएगा, मैं धीरे धीरे समय कुछ ना कुछ सांद्रता होगी, t इक्वल टू 0 समय पर कुछ ना कुछ सांद्रता होगी, क्योंकि ग्राफ यहां से स्टार्ट रहा होगा, कहां से होगा, ऊपर से स्टार्ट। क्लियर है भाई? तो ये वाला ग्राफ जब कोई अभिक्रिया मतलब जब शुरुआत होने वाली, जब t इक्वल टू आपका समय कितना है 0, उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है वही कौन सा वेग, कौन सी चीज होती है, प्रारंभिक वेग। मतलब किसी अभिक्रिया के लिए t इक्वल टू 0 समय पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वही उसका कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। ये चीज क्लियर है? उसके बाद बात करें औसत वेग, इसी ग्राफ में समझते हैं उस औसत वेग क्या होता है। देखना है प्लीज, प्रारंभिक वेग समझ में आया भाई? औसत वेग की जो बात करें, देखना औसत की आपने सिंपल है, आपने जब औसत वर्ड दिमाग में आता है तो 2 चीज आती है कि नहीं, 2 चीज पॉइंट के बीच की बात कर रहा है। हम वही ग्राफ ले रहे हैं, जैसे कि आपने यहां सांद्रता लिया है, यहां पे क्या लिया आपने, समय लिया। हमें पता है अगर अभिकारक की सांद्रता समय के साथ गिरती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ वैसे वैसे ही बढ़ती है। और किसी पॉइंट पे कहे कि भाई इस मुझे ये तो आपका यहाँ पे t इक्वल टू कौन सा समय है भाई, इस पॉइंट पर 0, और t इक्वल टू 0 पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वो कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक वेग। इस पॉइंट को छोड़ के बाकी अब आगे जो चलेंगे, माना इस पॉइंट पे बात कर रहा है t1 टाइम पर, थोड़ी देर बाद बात कर रहा है t1 टाइम पर अभिकारक की सांद्रता, भाई अभिकारक ग्राफ ये तो सांद्रता उसकी क्या होगी, मान लिया कितनी है, R1 है। अगर उसी अभिक्रिया की कुछ सांद्रता है तो इसी पॉइंट पे अगर बात करें, सॉरी इसी पॉइंट पर उत्पाद की कुछ सांद्रता बन चुकी है, वो क्या मान लेंगे P1। भाई उसी t इक्वल टू 0 पे तो R मतलब R तो कुछ है, लेकिन सॉरी R की कुछ वैल्यू होती है, लेकिन उत्पाद हमारे लिए क्या होता है 0। लेकिन वो अगर t इक्वल टू 0 समय पर जो अभिक्रिया का वेग हो तो प्रारंभिक, लेकिन इसके अलावा जो पॉइंट पर हमने अभिक्रिया का कोई अभिकारक की कुछ स्थिति डिनोट की है, भाई कोई मान होगा, कुछ उत्पाद की सांद्रता बची होगी, सॉरी अभिकारक की उसी समय पर कुछ उत्पाद की सांद्रता भी होगी, लेकिन उस समय किस समय पर, t1 पर। हमने थोड़ा देर बाद और देखा, थोड़ी देर बाद उस समय को डिनोट किया, एक पॉइंट और लिया, वो ले लिया हमने t2 समय, क्योंकि t1 और t2 अलग में धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा तो हमें पता अभिकारक की उस थोड़ी देर टाइम बाद की बात करें तो अभिकारक की सांद्रता कुछ गिरी होगी। माना वो इस पॉइंट पे आ गई भाई, इस t2 पॉइंट पे, t2 टाइम पर R1, और ये क्या मान लेंगे उसकी R1 सांद्रता अभिकारक की थी, लेकिन कुछ समय बाद वो गिर गई, तो R1 डज नॉट इक्वल टू R2, क्योंकि इसके बराबर तो होगी नहीं, दोनों के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसके बाद अगर बात करें कुछ अभिकारक की तो कुछ उत्पाद की बड़ी भी होगी, वो क्या होगी आपकी P2 होगी। भाई उसी सेम पॉइंट T2 टाइम पर अभिकारक उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, P2। अब तीनों में परिवर्तन क्यों, क्योंकि अभिक्रिया के वेग का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अभिक्रिया वेग का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय, ये पढ़ा, परिवर्तन में लगा समय, ये चीज पढ़ी हुई हमने सिंपली। लेकिन अब सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता को किसी से डिनोट करते, कंसंट्रेशन को C से, और सांद्रता में परिवर्तन या तो डेल लगा लें, ये वाला D यूज कर सकते हो। क्लियर है? ये वाला करो, सांद्रता में परिवर्तन, और परिवर्तन में समय वाला परिवर्तन ही पूछ रहे, इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल। अब एक चीज बात करें, हमें पता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, तो उसके लिए कौन सा इंडिकेशन यूज होगा, अगर वो अभिक्रिया का
अब सॉरी अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है किसके लिए, अभिकारक के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन नेगेटिव। नेगेटिव का सिर्फ मतलब इतना ही है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता के लिए अगर बात कर रहा हो तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, लेकिन अगर वो बात करें उत्पाद की सांद्रता के लिए, अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है उत्पाद की सांद्रता के लिए, तो समय के साथ बढ़ती है। तो साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस माइनस ये इंडिकेट करता है, माइनस निशान अगर कभी अगर आपको साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सांद्रता में परिवर्तन किसकी बात कर रहा है, अभिकारक, जो कि समय के साथ घटती है। लेकिन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ तो किसकी सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता है। ये चीज क्लियर होगी। अब किन्हीं दो पॉइंट के बीच जो भाई यहाँ R1 से R2 में जो उत्पाद में परिवर्तन या अभिकारक में जो परिवर्तन हुआ है, उस वक्त अभिक्रिया का वेग क्या रहा है, उसे कैसे डिनोट करेंगे, इसके बीच में कितना परिवर्तन। देखना भाई यहां से R2 अगर बात है, अभिकारक में कितना परिवर्तन हुआ है, मतलब डेल R, अभिकारक को किससे, रिएक्टेंट को R से इज इक्वल टू कितना परिवर्तन हुआ है, तो कैसे डिनोट करेंगे भाई, R2 माइनस R1। क्लियर है भाई। कितना अगर बात है उत्पाद में कितना परिवर्तन, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखना उत्पाद में कितना परिवर्तन, कितना उत्पाद में कितना परिवर्तन हुआ है, तो किसमें घटा देंगे भाई, P2 में से क्या घटा देंगे, P1 घटा देंगे। और समय में कितना परिवर्तन हुआ है, चेंज इन टाइम, समय में कितना परिवर्तन है, T2 में से क्या घटा देंगे, T1 घटा देंगे। क्लियर है। अब एक चीज देखते हैं कि किसके लिए प्लस और किसके लिए माइनस, तो इन चीजों को अगर चेंज कितना परिवर्तन आया है, यही चीज अभिक्रिया के वेग को अगर इसी ग्राफ में लिखता हूं, देखना देखना भैया, तो अभिक्रिया सांद्रता अगर वो बात कर रहा है, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, इन्हीं इंडिकेशन से अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू, अगर कंसंट्रेशन सांद्रता बात कर रहा है किसकी, अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया की सॉरी अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन और कितने समय में हुआ, ये तो किसके लिए होगा, अभिकारक के लिए। यहाँ पे सामने साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो बात करें अभिक्रिया का वेग किसके लिए पूछ रहा है, अभिकारक की सांद्रता के लिए, तो साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। अगर वो किसकी बात कर रहा है, उत्पाद के लिए, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होती है भाई, बढ़ती, और उसके लिए साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हम यहाँ पे अभिक्रिया का वेग डिनोट कर लेंगे। एक चीज है कि यहाँ पे बराबर का साइन क्यों लगा रहे हैं, एक सिंपल सी चीज है। अगर बात है अभिक्रिया की, अगर बात है कॉमन देखना, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हमेशा इक्वल टू होता है उत्पाद की सांद्रता। एक कॉमन लाइन और वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको, देखना भाई एक बार सिंपल एग्जांपल के तरीके से देखना। सिंपल कोई ए आपने लिया, बी में कन्वर्ट होगा, माना आपने ए लिया, वही एक ही एग्जांपल रख लेते, मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया भाई, आपका कर्ड में कन्वर्ट। माना आपने t इज इक्वल टू 0 टाइम रखा, जब कोई अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, तो ये कितना भाई, मान लिया आपने कितना शुरू में लिया, 10 kg लिया। क्लियर। बात करें जब ये अभिक्रिया भाई t इज इक्वल टू उसका प्रारंभिक वेग में कुछ बना ही नहीं है, जब 0 टाइम ही, मतलब जब दूध दही में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है उस वक्त 0 टाइम शुरू बना ही नहीं है, तो कितना होगा 0 kg। उसके बाद में आपने कोई टाइम ले लिया, माना वो ले लिया 5 मिनट के बाद आपने देखा, तो हमें पता है कि कुछ मिल्क किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, एकदम से तो नहीं होता, लेकिन किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, दही में। माना ये जितना बचा हुआ है 9 kg बच गया, माना कि, और ये कितना हो गया 1 kg। भाई 9 kg है तो 1 kg किस में कन्वर्ट हो गया, पर दोनों का मैग्नीट्यूड को हम जोड़ते हैं तो 10 kg रहना चाहिए, क्योंकि बाहर से कुछ चीज नहीं आएगी, क्योंकि भाई 10 kg आपने लिया था, 10 kg में से 9 kg दूध ही बचा हुआ था, 1 kg किस में कन्वर्ट हो गया, दही। उसके बाद आपने फिर दूसरा टाइम ले लिया, आपने T1 लिया था, या आपने ले लिया T2, आपने लिया 10 मिनट, 10 मिनट बाद देखा 9 तो बचेगा नहीं, माना कितना बच गए 8 kg, और ये कितना हो जाएगा भैया 2 kg। अब देखिए कितना परिवर्तन, मैंने जो लाइन लिखी है, अब यहां से अगर ये दोनों टाइम में बात करें, भाई इसमें से अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है 1 kg, उसी टाइम पर उत्पाद की सांद्रता में भी कितना परिवर्तन हुआ है 1 kg। मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हमेशा किसके बराबर होता है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। सेम यहाँ पे 8 kg, भाई 10 था, कितना परिवर्तन हुआ है 2 kg का, इसमें भी कितना बढ़ा है भाई, इसका 2 kg घटा तो इसका भी कितना बढ़ा है 2 kg। मतलब दोनों चीजें हमेशा बराबर रहती है, लेकिन डिफरेंट क्या है, हमेशा अभिकारक की सांद्रता के लिए साइन कौन सा आता है, नेगेटिव, उत्पाद की सांद्रता के लिए क्या आता है, पॉजिटिव, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता हमेशा घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। देख रहे हैं ऊपर से 10 से 9 8 उल्टी गिनती शुरू हो रही है, लेकिन ये देखो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में जा रहा है। क्लियर है, ये चीजें समझ में आई होगी। इसके लिए अगर बात करें कौन सी भी एक
औसत वेग भी समझ में आया। औसत वेग का अगर बात है, अभिक्रिया का औसत वेग भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट औसत में डेल की बात कर रहा है, R2 माइनस R1 दो ही पॉइंट के बीच की बात कर रहा है, ये उसका औसत वेग ही है। ये अभिक्रिया की सांद्रता के रेस्पेक्ट में देख ले या उत्पाद की सांद्रता में, क्योंकि हमें पता है दोनों परिवर्तन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई ये जितना घट रहा होगा वही उतना ही बढ़ रहा होगा, तो इस बीच में बराबर लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए माइनस, लेकिन उत्पाद के लिए क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्लियर है भाई चीज। उसके बाद अगर बात करें इसी के लिए, एक रहेगा आपका ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग की अगर मैं बात करूं, या तात्कालिक वेग या ताक्षणिक वेग बोलते हैं इसको, तात्कालिक भी बोलते हैं ताक्षणिक वेग। ये किसी इंस्टेंट एक ही पॉइंट पे बात करता है, जैसे आपकी वही उसी ग्राफ में आएगा, कुछ नई चीज नहीं है, उसी चीज में। ये आपकी सांद्रता थी और ये आपका समय। किसी इंस्टेंट अगर वही ग्राफ आपके उत्पाद के लिए, किसके लिए, अभिकारक के लिए, तो भाई अभिकारक की सांद्रता के लिए, और ये किसके लिए, उत्पाद के लिए। अब वो इंस्टेंट वो कहे कि उसमें तो आपको 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा था अभिक्रिया, वो कहे इंस्टेंट मुझे इस स्लोप पे, ये ढाल इस पॉइंट पे बताइए बिल्कुल एक्यूरेट, इस पॉइंट पे अभिक्रिया का वेग क्या है, या पूछ ले इसी पॉइंट पर, सेम इसी स्लोप को बीच में लेके इस पॉइंट पर पूछ ले कि उत्पाद की अगर बात है अभिक्रिया का वेग, किसी इंस्टेंट किसी भी पॉइंट पर किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका क्या होता है। भाई आपने अगर बात है सबसे पहले बड़ा प्रारंभिक वेग, वो तो किसके होता है हमेशा, t इक्वल टू 0, जब अभिक्रिया शुरू ही हो रही होती है, स्टार्ट होने के लिए जो पहला टाइम होता है t इक्वल टू 0 समय पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उसका कौन सा, प्रारंभिक। कोई भी 2 पॉइंट, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का जो वेग कौन सा, औसत। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही पॉइंट t0 के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पर उसका अभिक्रिया का वेग क्या बोला जाता है, तुरंत किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका क्या बोला जाएगा, तात्कालिक वेग। लेकिन एक लिमिट लग जाती है, वो लिमिट क्या है वो देखना। भाई इसमें उसमें टर्म्स क्या किया देखना, आप इसी ग्राफ में देख रहे थे, किसी एक पॉइंट की जब बात कर रहा है, यहाँ पे आपका समय है या आपकी सांद्रता है, देखना। तो आपका जो इससे तात्कालिक r इंस्टेंट लिखते हैं, गामा इंस्टेंट, तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग जो इंडिकेट करते हैं, गामा इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब वही होता है आपका तात्कालिक। उसमें का अभिक्रिया का जो वेग होगा भाई, सांद्रता में कितना परिवर्तन, सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कितना भाई, सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय, ये तो आपका क्या होता है अभिक्रिया। लेकिन तात्कालिक के लिए लिमिट लग जाती है, सॉरी लिमिट क्या है, लिमिट वाले क्वेश्चन में किसी पॉइंट पर, भाई यहाँ पे आपका जो ये वाली बात कर रहा है, इस पर जो समय है वो आपका क्या है भाई, ये इस पॉइंट पर ही आपने t1 माने, उसी पॉइंट पर क्या माने t2, क्योंकि t1 इज इक्वल टू t2, तो डेल मतलब परिवर्तन कितना रहना चाहिए, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, 0। भाई इसी पॉइंट पे बात कर रहा, ना तो t1 कह सकते हैं ना ही t2, तो t2 माइनस अगर चेंज इन टाइम क्या रहना चाहिए, इसके लिए लिमिट लग जाती है। अब ओनली तात्कालिक वेग में जिसमें परिवर्तन कितना रहता है, हमेशा शून्य रहता है। समय में जो परिवर्तन हमेशा कितना माना जाता है, इंस्टेंट किसी उसके सांद्रता उसी पॉइंट पर अभिक्रिया का वेग क्या है, उस वक्त समय क्या रहता है, शून्य रहता है। समय शून्य नहीं, समय में परिवर्तन क्या रहता है, शून्य रहता है। तो अगर वो बात कर रहा है, एक साइन हो रहा था प्लस और माइनस। अगर बात कर रहा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के लिए, अगर आप अभिक्रिया, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, अभिकारक की बात करता तो यहां में साइन कौन सा आता है, नेगेटिव। लेकिन अगर उत्पाद की सांद्रता में बात करें तो यहां क्या आएगा, पॉजिटिव। ये आपका कौन सा वेग होता है, तात्कालिक वेग होता है। क्लियर है। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं आपका जो एक आपका स्टाइकियोमेट्रिक और अभिक्रिया के वेग में जो संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर सिंपली आपके जो अगला टॉपिक है, एक चीज और रहेगी, चलो कोई नहीं, इसमें अभिक्रिया का वेग एवं स्टाइकियोमेट्रिक संबंध, ये चीजें और पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टाइकियोमेट्रिक संबंध, अभिक्रिया का वेग से स्टाइकियोमेट्रिक संबंध। बात आती है स्टाइकियोमेट्रिक क्या है। सिंपली मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, इसमें 2 केस चलते हैं, केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। दोनों, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट सवाल दोनों से बनते हैं। केस फर्स्ट में क्या होता है, स्ट्राइक, सबसे पहले बात करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक। कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, ए से जा रही हो बी में जा रही है, हमें पता है ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड है। क्लियर है चीज। अब यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक क्या है, इनके सामने कोफिशिएंट लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1, इसके सामने कितना लिखा हुआ है 1। जो सामने का जो गुणांक होता है, जो वैल्यू होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी स्टाइकियोमेट्रिक। उससे क्या रिलेशन है अभिक्रिया के वेग का, वो देखते हैं। केस फर्स्ट में अगर बात की जाए, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट पढ़ते हैं भाई।
केस फर्स्ट में क्या हो कि ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के और उत्पाद के सभी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान, मतलब अगर इसका एक तो इसका भी क्या होगा एक, या मान ले इसका दो तो इसका भी क्या रहे दो, सॉरी इस चीजों इन दोनों अभिक्रिया में कोई फर्क नहीं है। अगर बैलेंस इक्वेशन की बात करो तो अगर जब दोनों साइड सेम आ जाए तो फिर लास्ट पॉइंट इसे किसे काट सकते हैं 1 से, समझ रहे हो? इसका मतलब वहां पे 1 1 लिखा है जो कि अनुसंख्यता पढ़ेंगे कि लास्ट लिमिट पर उसे लेके आते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 4, उसका मतलब भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब दोनों साइड सब कुछ सेम हो, या हम इसी अभिक्रिया को ऐसे लिख दें, चलो एक कॉमन दे रहा हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बात कर रहा हूं। अब इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं, ये लिख दूं 4a प्लस में 4b 4c प्लस में 4d, दोनों अभिक्रियाओं में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में यहाँ पे जो सारे के सारे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान हो तो इसका मतलब वहां पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में अपने आप ही वो सारे कट जाते हैं। वास्तव में बैलेंस इक्वेशन संतुलित अभिक्रिया ये होती है जब सारे के सारे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, मेन चीज ये पढ़ने वाली। जैसे इसी के लिए अगर बात करें, इसी अभिक्रिया के लिए केस फर्स्ट में देखना भाई, a प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, c प्लस डी में हो रहा है, क्लियर। इसके लिए अगर बात करें अभिक्रिया का वेग, अगर इसी पूरी अभिक्रिया का वेग, इस समीकरण के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा वो देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की अगर बात है ये भी कि क्या भाई अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, भाई हर चीज हर पॉइंट जो जो अभिकारक भाग लिए, जो जो उत्पाद बने, सभी की सांद्रता के रेस्पेक्ट में हम अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, हर चीज के रेस्पेक्ट में। अगर एक की सांद्रता क्या भाई, यहाँ पे सांद्रता का मान क्या दे रखा है, ए दे रखा है, उसमें परिवर्तन और कितने समय में हुआ वो इसका क्या होता है अभिक्रिया का वेग। अब बात है कि अभिक्रिया वेग किसकी बात कर रहे हैं, ए हमारे लिए यहाँ पे अभिकारक है या उत्पाद, अभिकारक है ओनली, तो इसके लिए कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे नेगेटिव, क्लियर। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बात करें बी, बी की सांद्रता तथा जो परिवर्तन, बी की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ तथा परिवर्तन में जो समय लगा है वही क्या होता है अभिक्रिया का वेग। बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, लेकिन ये किसकी सांद्रता है, अभिकारक, क्योंकि यहाँ पे भी साइन कौन सा लगेगा नेगेटिव। इज इक्वल टू, बात भाई दोनों सांद्रता हो चुकी, तीसरी ये किसकी आ गई, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय, लेकिन उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हमेशा कौन सा साइन आता है पॉजिटिव, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती है। उसके बाद आगे जो इक्वल करें तो इक्वल फिर वो क्या आ जाएगा इसके आगे, डी की सांद्रता में जो परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय, उत्पाद की सांद्रता है तो इसके आगे भी क्या आएगा पॉजिटिव। ये सारी चीजें इक्वल हो जाती है, मतलब अगर बात है किसी एक पॉइंट, अगर एक की भी अगर पॉइंट की उत्पाद अगर वो चीज दे दे कि भाई इसकी सांद्रता में इतना परिवर्तन हो रहा है तथा परिवर्तन में इतना समय, तो हम किसी भी एक पॉइंट का दे दे तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, क्लियर है चीज। ये कब है, इसके लिए केस फर्स्ट पढ़ा है जिसमें क्या मिला हमें, किससे संबंध मिला है, तो अभिक्रिया का वेग साथ में स्टोइकोमेट्रिक, इसमें सभी की स्टोइकोमेट्रिक समान थी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब दूसरा केस क्या है कि स्टोइकोमेट्रिक क्या उनकी डिफरेंट, वो इंपॉर्टेंट केस है, वो एक बार देखना। केस सेकंड क्या है, इस केस में क्या होता है, जैसे मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूं, ए इज इक्वल टू ये कन्वर्ट होगी बी प्लस सी। अभी ये तो केस फर्स्ट हो गया क्योंकि इसमें सभी की स्टोइकोमेट्रिक क्या है समान। अब इसको डिफरेंट कैसे करेंगे, माना यहाँ 2 हो, यहाँ पे क्या हो 3। अब इसको कैसे, मतलब इसका स्टोइकोमेट्रिक जब अलग अलग हो तो उसका अभिक्रिया के वेग से कैसे संबंध दर्शाएंगे, तो इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे, तो अभिक्रिया वेग जो होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन तथा परिवर्तन में कितना समय, है कि डी की जगह डेली यूज कर सकते हैं क्योंकि परिवर्तन के समय की बात हो रही, लेकिन किसकी सांद्रता है अभिकारक की, साइन कौन सा लगेगा माइनस, इज इक्वल टू, देखना इसमें बहुत डिफरेंट, एक बार देखना बी की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है तथा परिवर्तन में जो समय लगा है वही उसका, लेकिन उत्पाद की सांद्रता तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तीसरी चीज और देखना, सी की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय, उत्पाद की है तो भी इसमें क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन एक चीज और आएगी यहाँ पे एक फ्रैक्शन में चले जाएंगे, भिन्न में, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक वो किस में चला जाता है भिन्न में चला जाता है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ भाई 1, भिन्न में जाएगा तो ये -1/1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। यहाँ पे जो 2 है वो भिन्न में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। अब इसका लिखने का मकसद ये क्यों है, ऐसा क्यों लिखते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्यों लिखा, मतलब 1/2 1/3 इनको इक्वल करने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिनली बहुत लंबा मेथड है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक या एक इजी वे में समझते हैं वो देखना है। देखिए तीनों को इक्वल क्यों कहा है, चलो एक सेकंड यहीं से देखते हैं। अभिक्रिया का वेग
अभिक्रिया का जो वेग होगा, अब देखना, माना कि आपने 1 मोल लिया, सिंपल वे में समझते हैं, 1 मोल आपने मान लिया कि आपने लिया 10 केजी लिया, भाई ये 2 मोल है तो डबल होगा, माना कितना 20 केजी, ये आपके जैसे 3 मोल है तो क्या हो गया आपका 30 केजी होगा। ये तीनों इक्वल कब, हम इनके बीच में अगर इक्वल लिखें तो कब लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, मानना हमने एक इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता ली है, ए की 10 केजी तो ए है, बी डबल है तो कितना 20 केजी, लेकिन सी कितना 30 केजी। ये तीनों बराबर जब हमने बीच में इक्वल लिखा तो इक्वल कब है, जब इनको किस में लिख रहे हैं, भिन्न में लिख रहे हैं, तब इक्वल है। उससे फायदा मतलब क्या दिक्कत कहां, ये मेन चीज देखना भाई। यहाँ पे सांद्रता जो ए की कितनी है 10 केजी, और उससे किससे मल्टीपल कर दे हम 1/1 से, भाई इसको इज इक्वल टू, यहाँ पे बी की सांद्रता कितनी ली है आपने जैसे 20, इसको मल्टीपल किससे कर रहे हैं 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर सी की सांद्रता कितनी ली 30, इसको मल्टीपल किससे कर रहे हैं 1/3 से। अब ये बीच में जो इक्वल लिखा है, क्या तीनों इक्वल है चीज वैल्यू, भाई 1 से 1 ये तो 10 ही रहेगा, ये भी कितना हो गया 10 और ये भी कितना हो गया 10। तीनों किस टर्म्स में, जब इन्हीं वैल्यू की इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भिन्न में या फ्रैक्शन में लिखते हैं, उस ही टर्म में तीनों बराबर हो सकते हैं। भाई इनकी वैल्यू जब 1 से ज्यादा, तीनों की अलग अलग है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उस बीच की टर्म्स में क्या लगा सकते हैं, इक्वल लगा सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट केसेस के बहुत से केसेस है, आपको उनकी सांद्रता दे देता है, एक की सांद्रता दे देगा, दूसरे के लिए पूछ रहा होगा, जैसे कि उसमें आपने दो चीजें, दो वैल्यू के बेसिस पे दे देगा, आपको ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट भी दे देगा, ये पॉइंट भी दे देगा, बस सिर्फ ये किसी एक पॉइंट एक क्वेश्चन मार्क कर देगा, ये पूछ लेगा आपसे, भाई ये साथ में आपको वैल्यू निकाले, जैसे कुछ न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे उसमें समझ में आएगा। क्लियर है चीज। इसके बाद जो अगला आपका टॉपिक आता है वो आपके वेग नियम आते हैं, तो इससे पहले इन चीजों को वैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे, इन चीजों को आराम से, वेग नियम बहुत इजी है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उस चीज को। इससे पहले आपको क्या है कि नोट्स आपको व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा इन चीजों को समझ के, और आपको अगर कोई टॉपिक बारीकी से नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लो, ठीक है। नोट्स की आपकी जो पीडीएफ है, आपके वीडियो आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपने अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।